नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बलूचिस्तान। 1947 से अर्थात भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक ये क्षेत्र सुलगता हुआ संघर्ष बना हुआ है। इसके पीछे क्या रीजंस थे, इसका बैकग्राउंड क्या है, पूरी चीजें समझेंगे और फिर इसे हम सम अप करेंगे। चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम आज की घटना की बात करें तो बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान की आर्मी के बीच संघर्ष होता है और पाकिस्तानी आर्मी के मेजर और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। 2025 की बात करें तो जफर एक्सप्रेस पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया और यहाँ पर पाकिस्तान के लगभग 50 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। 12वीं सदी में मीर जलाल खान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, 44 अलग अलग जो इनके क्षेत्र थे, कबीले थे, उनको एकत्र किया और एकत्र करके उनका गठबंधन बनाया। दूसरी बात हम ध्यान रखने वाली बात है मीर अहमद खान की। मीर अहमद खान ने कलाल रियासत की स्थापना की 1666 में। 1749 को बलूचिस्तान का स्वर्णिम युग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इनके पास लॉज थे, पार्लियामेंट थी और लगभग 25,000 सैनिक और 1,000 ऊंटों की शक्तिशाली सेना थी। अब हम बात करेंगे 1838 के बारे में, जब ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान पे अटैक करना था और उन्होंने राणा रणजीत सिंह से बोला कि वो उनके पंजाब के थ्रू जाना चाहते हैं अफगानिस्तान, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसी समय ब्रिटिशर्स की नज़र कलात रियासत पे पड़ती है। उन्होंने उनसे बोला कि उनको जो आगे के हम देखेंगे अफगानिस्तान को लेकर अगर उन्हें आक्रमण करना है तो उस क्षेत्र की उन्हें जरूरत पड़ेगी। तब हम देखते हैं कि इसको ब्रिटिशर्स ने एक बफर जोन की तरह इसका प्रयोग किया। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ कलात के बारे में। ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही जो ट्रीटी थी, इसी ट्रीटी के बाद से जो ब्रिटिशर्स ने इसके आर्टिकल 3 के अनुसार ब्रिटिशर्स ने कलात को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और ना कि उन्होंने बोला कि ब्रिटिश राज्य का हिस्सा है, अर्थात ब्रिटिशर्स ने भी उसे एक स्वतंत्र राज्य माना। ठीक, आगे हम बात करेंगे कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने की बात हो रही थी, उस समय जिन्ना ने एक बहुत ही दांव चला और उन्होंने जो खान ऑफ कलात थे उनके साथ गुप्त वार्ता की और साथ में उनको स्वतंत्र देश बनाने की और उनको स्वतंत्र देश बनाने में सहयोग देने जैसी बातें कही। तभी 1946 में हम देखते हैं किंग ऑफ कलात ने जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। अब हम बात करेंगे 4 अगस्त 1947 की। 4 अगस्त 1947 को क्या होता है कि जो पाकिस्तान है और कलात के बीच में एक समझौता होता है जिसके तहत पाकिस्तान उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है। लेकिन खान ऑफ कलात को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक धोखा था ताकि भारत उस क्षेत्र पे कभी क्लेम ना करे और भारत और खान ऑफ कलात भी ये चीज ना सोचे। ठीक है, फिर हम देखते हैं 15 अगस्त 1947, जिस समय भारत और पाकिस्तान आजाद होता है, उस समय कलात भी अपने आप की आजादी की घोषणा करता है। लेकिन यहां पर आता है पाकिस्तान का पलटवार। जनवरी 1948 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो कलात रीजन के आसपास के जो क्षेत्र हैं, खरान, मकरान और लासबेला, यहाँ के सरदारों से गुप्त वार्ताएं करी और उन्हें पाकिस्तान में मिलाने के लिए समझौते किए। फिर 1948 में जब जो खान ऑफ कलात हैं, खान ऑफ कलात ने देखा कि पाकिस्तान उनको चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स के पास गए और उनसे सहायता मांगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया। मार्च 1948 में जो खान ऑफ कलात हैं और पाकिस्तानी सेना के बीच में एक समझौता होता है जिसपे खान ऑफ कलात को जबरदस्ती हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। फिर हम वहां से देखते हैं एक खूनी दौर शुरू होता है। 1948 में जो खान ऑफ कलात हैं, उनके जो भाई हैं प्रिंस अब्दुल करीम, वो इस समझौते को मानने से इनकार कर देते हैं
और 150 आदमियों के साथ एक सेना बनाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध एक गुरिल्ला युद्ध शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो इससे बहुत परेशान हो जाती है और वो कुरान की कसम खाके ये बोलते हैं कि अगर आपने सरेंडर किया तो आपको माफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे बलूचिस्तान को लगता है, जो वहाँ के लोग थे, कि वो कुरान की कसम खाई है तो पाकिस्तानी आर्मी उनका सहयोग करेगी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुरान की कसम खाने के बाद भी अपने वादे से मुकर जाती है और उनको जेल 10 साल की जेल हो जाती है। 1955 में पाकिस्तान 1 यूनिट पॉलिसी नीति लेकर आता है। इस नीति के तहत यहाँ पे तो उनका भारत था, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान, उस समय 1955 की बात कर रहे हैं हम, ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे था वेस्ट पाकिस्तान। 1 यूनिट पॉलिसी के तहत पूरे पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पाकिस्तान को पूरा एकत्र करके सिर्फ एक नाम देना था, वेस्टर्न पाकिस्तान, अर्थात बलूचिस्तान के जो एरिया था, उनकी जो स्वायत्ता थी, उस पर सीधा हमला था। 1958 में हम देखते हैं एक 80 वर्ष के बुजुर्ग ने, जिसका नाम था नवाज नौरोज खान, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। फिर कुरान की कस्में खाई गई और फिर उसको तोड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार करके उनके बेटों के साथ फांसी दे दी गई। अब वक्त था 1971 का, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश अलग हो रहा था। अब पाकिस्तान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो उनकी स्थिति है और जो उनकी झलक है उसको साफ सुथरा करने के लिए बलोचों की भी मदद चाहिए थी। उन्होंने 1 यूनिट पॉलिसी को त्याग दिया, बलोचों को अपने सम्मान में लिया, उनका सम्मान किया और उनको ये विश्वास दिलाया कि उनकी स्वायत्ता का पूरा ध्यान दिया जाएगा। बलोचों ने फिर उन पे विश्वास किया। फिर हम देखते हैं कि 1971 में इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, बलोच बहुत सारे नेता थे जो जीते। उसके बाद 1973 की बात है, जब पाकिस्तान ने फिर विश्वासघात के तहत जो बलोच की जो उनकी पार्टी थी नेशनल एनएपी को बैन कर दिया। एनएपी के बैन करने के बाद क्या होता है, वहां की उन्होंने, आप सोच सकते हैं, बलूचों ने उनके संविधान निर्माण में उनकी सहायता की, लेकिन जब संविधान बन गया तब उनके साथ विश्वासघात किया गया और उनकी सरकार गिराने के साथ सेना भेज के एक बहुत ही बड़े स्तर पे कत्लेआम शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे 2000 की। क्यों? तब से ये संघर्ष लगातार चल रहा है। 2000 में हम बीएलए की स्थापना देखते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। 2000 के आसपास क्या होता है, बलूचिस्तान के छगाई जिले में एक बहुत बड़े सोना और कॉपर के क्षेत्र की खोज हुई, जिसमें चाइनीज जो लोग थे, चाइनीज इंजीनियर्स थे, वहां के लोगों ने आके उत्खनन करना शुरू हुआ, जिसका प्रॉफिट 50% प्रॉफिट चाइना को दिया गया, 48% प्रॉफिट पाकिस्तान को दिया गया और सिर्फ 2% जो प्रॉफिट है वो बलूची लोगों को मिला। तो आप देख सकते हैं कि संसाधन उनके थे, प्रॉफिट में सिर्फ 2% उनकी हिस्सेदारी हुई। ये जब हम 48% की बात करते हैं तो ये जो पंजाब, मेनली पंजाब प्रांत के जो लोग हैं, उन्होंने ही इसका फायदा उठाया, जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। फिर हम देखते हैं CPEC योजना, जिसके तहत ग्वादर पोर्ट को विकसित किया जाना था। उसमें ना बलूची लोगों से किसी भी तरीके से उनसे वार्तालाप की गई, ना उनसे कोई बात की गई और वहां पे ग्वादर पोर्ट के निर्माण का कार्य चाइनीज कंपनी को दे दिया गया और पाकिस्तान CPEC में भी शामिल हो गया, जो कि क्षेत्र पूरा जो उनका CPEC था उसका बहुत सारा भाग बलूचिस्तान में आता था। इसमें क्या किया गया, स्थानीय बलोचों को नौकरी नहीं दी गई। पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां से लोग आए और उन्होंने नौकरियां ली। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां के जो स्थानीय मछुआरे थे उनको भी इस चीज से बेदखल कर दिया गया। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से बगावत का एक दौर शुरू होता है। 1940s और 1990s की बात अगर हम बात करें तो ये
बिल्कुल बिखरा हुआ एक छापामार युद्ध था। 2000 में जब बीएलए का उदय होता है तो ये एक संगठित युद्ध देखने को मिलता है, संगठित सेना देखने को मिलती है। बीआरएस और बीएनए की स्थापना 2018 से 25 में इन दोनों का विलय होता है, इन दो संस्थाओं का, और ये लोग समन्वित रूप से पाकिस्तानी सेना पे इन्होंने लगातार ये आक्रमण करते रहे और बलूचिस्तान की, स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते रहे। इस संबंध में अगर हम भारत का पक्ष देखेंगे तो भारत हमेशा से ह्यूमन राइट्स के मामले में बलूचिस्तान का समर्थन किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थानों पे बलूची लोगों की आवाजें उठाई हैं और साथ में हमेशा पाकिस्तान की दमनकारी नीति का विरोध किया है। अगर हम चाइना का स्टांस देखते हैं इसमें, तो चाइना को अपने ग्वादर पोर्ट्स और इंजीनियर्स जो कि वहां पर बहुत बार मारे भी जा चुके हैं, उनको लेके हमेशा वो कंसर्न रहता है और हमेशा पाकिस्तान को ये धमकाता रहता है कि अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आई तो वहां पे चीनी सेना आ जाएगी। ठीक, और चाइना को मेन उनको अपनी इकोनॉमी से मतलब होता है। उनका मेन मुद्दा है कि उनकी जो सीपीईसी में जो विलंब हो रहा है उसकी वजह से वो परेशान है, और साथ में जो उनके इंजीनियर्स के साथ जो उनकी हत्याएं और जिस तरीके के संबंध में चीजें आती रहती हैं उस वजह से। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ईरान और अफगानिस्तान को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग का समर्थन करता हुआ हमें दिख जाता है। अब हम बात करेंगे इस चीज का, हम एक अंत करेंगे बलूची लोगों के एक बहुत ही अच्छे नारे से, ना झुकदा ना बिकदा सिर्फ लड़ा, बलोच दा हक चाहिए दा। इस संबंध में आपकी राय क्या है? हमने आपको पूरा एक समअप दिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और आगे आप किस टॉपिक में इस तरीके का एनालिसिस चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।